नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आ चुके हैं। जो आप सभी का न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए थे, इसमें हम सभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज जो कंप्लीट करेंगे 2 नंबर करेंगे, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान का सेक्शन, हिंदी का सेक्शन और विज्ञान का सेक्शन पूरा हम कंप्लीट करवा रहे हैं। और बिल्कुल यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है। इसमें जितने प्रश्न लिया गया है सारे एक्सपेक्टेड प्रश्न है, वही प्रश्न जो डायरेक्ट आपके पेपर में हिट करेगा। तो हर प्रश्न पर बिल्कुल बारीकी से ध्यान दीजिएगा आप सभी। बिल्कुल डिटेल में हर प्रश्न हम आपको समझाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताएंगे जो आयोग आसपास से प्रश्न को पूछता है। तो आराम से आप हैंडल करके प्रश्न को बना लीजिएगा आप सभी, जो एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे, ठीक है। तो उसे भी कवर करते चलिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सभी एक बार इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपसे क्लास तो कर लेते पर क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। इससे पहले जो एक प्रैक्टिस सेट हुआ था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके उसे कवर कर लीजिएगा आप सभी। उस वीडियो पे सभी बच्चे अच्छा खासा प्यार दिए हुए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को भी पूरा कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बात समझे आप सभी, तैयारी करवा देंगे, पूरा तैयारी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है, किस प्रकार से? पहला ऑप्शन है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर, दूसरा है संविधान संशोधन से, तीसरा है कानूनी कार्रवाई से, चौथा है महाभियोग के द्वारा। तो आपसे बता सकते हैं कैसे हम हटा सकते हैं राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत। तो देखिए अनुच्छेद 61 कहता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो इस पर महाभियोग लगाया जाएगा, ठीक है। जब महाभियोग लगाया जाएगा तो कम से कम कितने सदस्य का बहुमत चाहिए? 2/3 सदस्य का बहुमत चाहिए। अगर इतने सदस्य बहुमत कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा और उसके बाद पद से हटाया जाएगा इसे। बात समझे? अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो उम्र इसका कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का। याद रखिएगा, देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति ही, ध्यान देंगे आप सभी। प्लस में राष्ट्रपति के पास एक वीटो का अधिकार होता है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा राष्ट्रपति एक अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये अध्यादेश वाला, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये याद रखिएगा आप सभी। एक राष्ट्रपति के पास अधिकार है आपातकालीन अधिकार, पता है, आपातकालीन शक्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 352 के तहत आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ध्यान दीजिएगा आप सभी। एक है अनुच्छेद 356, इसके तहत कौन सा आपातकाल लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में, इसको याद रखिएगा आप सभी। और एक है अनुच्छेद 360, इसके तहत एक आपका वित्तीय आपातकाल लगता है, जो अभी तक कहीं नहीं लगा है। ये दोनों तो लग चुका है पर ये अभी तक नहीं लगा है। इतना याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में, जो आपके पेपर में प्रश्न आ जाएगा। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो देखिए कल्याणकारी राज्य के बारे में जो बताया गया है वो आपका नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। आपको पता है कि संविधान का भाग जो है भाग 4, इसमें नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 36 से लेके 51 तक हो जाएगा, ये नीति निर्देशक तत्व है। और इसी में आपको बताया था कि अनुच्छेद 40 में जो है वो आपका पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया था। बात समझे? देखिए नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी चीजें हैं वह आपका न्यायालय में बाध्य नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी चीज होता है वो आपका न्यायालय में बाध्य होता है। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग कितने में है? तो याद रखिएगा ये भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से लेके आपका 35 तक मौलिक अधिकार है, यूएसए देश से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इतना सा चीजें आपको याद रहेगा, तो इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। इसी के आसपास से प्रश्न आपका आ जाएगा अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा तो। अच्छा देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कोर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे? अभी तक हम कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ऑफर आपको दिया गया है, बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आपको एक बात बताते हैं, एप्लीकेशन का लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है।
प्लस में स्पेशल एक हम आपका वीडियो बना दिए कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो उस वीडियो को देख लीजिए आप सभी, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ज्वाइन करना है क्लास को, क्या क्या क्लास में मिलने वाला है आपको, कैसे आपको तैयारी करवाया जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है, उस वीडियो में सारा चीज़ बता दिए हैं। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा वीडियो का लिंक हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देंगे, वहाँ से भी जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर हम आपको पूरा तैयारी करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा प्रवेश परीक्षा का, इसमें टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास दिया जा रहा है, प्लस में ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया गया है, इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है, पीडीएफ दिया गया है, प्लस में टेस्ट सीरीज इसी में आपको दिया जाएगा ताकि आप अपना तैयारी जांच सके। तो अगर इस बार 100% सफलता पाना चाहते हैं, किसी भी तरह से चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज हमको मिल जाए, तो आप भी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। पूरा हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। रिजल्ट निश्चित है कि आपका बनेगा। अगर थोड़ा सा मेरे साथ में लग के मेहनत कर लीजिएगा तो आराम से रिजल्ट हो जाएगा। तो जाइए ज्वाइन कीजिए आप सभी और तैयारी कीजिए, सोचिए मत आप सभी, ठीक है। सोचने से तैयारी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। तो देखिए भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की यहाँ पर बात किया गया है, तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा, तारापुर। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। देखिए नरोरा जो है ये आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। केंगा कहाँ पे है, ये आपका कर्नाटक में है, याद रखिएगा आप सभी। और रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी, इतना सा फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। यहां से एक बार पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना भी याद रखिएगा आप सभी, 1969 में स्थापित किया गया था। यह फैक्ट को याद रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। बात समझे। अब देखिए यहां से एक दो पॉइंट हो सकता है कि पूछा जाए। एक अगर पूछा जाए कि बताइए कलपक्कम वाला जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पे है, तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इसको आप याद रख सकते हैं, बस इतना आप याद रख लीजिए, इससे प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना हम आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली किसके आसपास पाई जाती है। तो देखिए अगर कोशिका झिल्ली की बात किया जाए तो ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के आसपास पाई जाती है, शैवाल कोशिकाएं के आसपास पाई जाती है, पादप कोशिकाएं के आसपास पाई जाती है। तो यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सभी के आसपास पाई जाती है। अच्छा आप हमको बताइएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बता सकते हैं आप सभी, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी। और एक बताइएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, बता सकते हैं आप सभी। आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ था। सबसे पहले ये समझिए कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, 1939। कल चला कब तक था, 1945 तक ये युद्ध चला था। कितने वर्ष तक, कुल 6 वर्ष तक चला था। पहला वाला 4 वर्ष तक चला था, 14 से लेकर 18 तक, याद रखिएगा आप सभी। आपको पता है वर्साई की संधि का नाम सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे आप सभी, उसी के तहत इसको समाप्त कर दिया जाता है। फिर दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। तो सबसे अंत में जो पराजित हुआ था वह आपका जापान हुआ था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए अमेरिका के द्वारा जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया था एक 6 अगस्त को, ठीक है, एक 6 अगस्त को गिराया गया था, इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहां पर, हिरोशिमा पर गिराया गया था। और दूसरा गिराया गया था आपका 9 अगस्त को, याद रखिएगा आप सभी। और ये 9 अगस्त 1945 को कहां पर गिराया गया था, नागासाकी पर गिराया गया था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो ये दोनों पर जब परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, उसके बाद जापान आत्मसमर्पण कर दिया था और यहां से जो है कि कह सकते हैं दूसरा विश्व युद्ध आपका समाप्त हो गया था। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में जरूर याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। आपसे बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है, और आपसे ये भी बताइएगा कि इसके साथ में और क्या हम आपके लिए ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई विशेष टॉपिक है कि सर इस टॉपिक को हमको पढ़ा दीजिए, तो वो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपसे भी हमको आप बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा कि भारत ने किसके उत्पादन में निर्भरता प्राप्त कर ली है, तो खाद्यान्न के उत्पादन में, याद रखिएगा आप सभी। देखिए हरित क्रांति जो भारत में आया था
1967 से 68 के दौर में, जो कि MS स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। इसमें कह सकते हैं कि जो आपका चावल था, याद रखिएगा, और जो आपका गेहूं था, इसके उत्पादन में वृद्धि हो गया था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जो है कि खाद्यान्न के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया था। हालांकि मोटा अनाज का उत्पादन में कमी हुआ था, बट ये वाला में आपका अधिकता देखने के लिए मिला था। और ये आपका उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र में, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी वाला क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र में हरित क्रांति का ज़्यादा प्रभाव मिला था देखने। इनमें से क्या बिहार का राजकीय वृक्ष है? चलिए, क्वेश्चन में सेवर का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो पीपल राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, समय बर्बाद नहीं करना है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। राजकीय पशु क्या है पता है आप सभी को? गौर। गौर जो है राजकीय पशु है। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? देखिए, अगर बांसुरी वादक की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बांसुरी वादक इनमें से कौन सा है? बिल्कुल, हरिप्रसाद चौरसिया। ये आपका बांसुरी वादक से संबंधित है। इसे पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया है हरिप्रसाद चौरसिया जी को, जो कि बांसुरी वादक एक हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पे हुआ था? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले हुआ था 1937 में अधिवेशन, याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1985 में किया गया था। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इस समय अध्यक्ष किसे बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को, जो पहला अध्यक्ष बना था, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। उसके बाद 1986 में आपका दूसरा अधिवेशन होता है कोलकाता में। यह हुआ था मुंबई में, दूसरा होता है कोलकाता में, जो कि दादा भाई नौरोजी बनता है। तो फैजपुर अधिवेशन यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा, 1937 में हुआ था, याद रखिएगा। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। महाराष्ट्र में पड़ता है फैजपुर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आसान प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या यह प्रश्न पूछा जाएगा? तो बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा। अगर क्षेत्र में बात किया जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह आपका राजस्थान हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। सबसे छोटा की बात किया जाए क्षेत्रफल में, यानी कि कम किसके पास है, तो कम आपका गोवा के पास है, याद रखिएगा, गोवा का। अच्छा, जनसंख्या में यहाँ उत्तर प्रदेश था। सबसे कम किसका हो जाएगा, तो वो आपका सिक्किम का हो जाएगा, याद रखिएगा, सिक्किम का हो जाएगा। और सिक्किम पूर्णतः कह सकते कि जैविक खेती करने वाला राज्य 2016 में ही बन गया है सिक्किम। यहाँ जनसंख्या सबसे कम है, बात समझे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहीं से अगर क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ निवास कर रहा है, तो ये आपका बिहार में। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका है? केरल का। सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात भी केरल का है। सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार का है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, और सबसे कम लिंगा अनुपात हरियाणा का। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में अवस्थित है, याद रखिएगा आप सभी। स्थापना हुआ था 1976 में, ये भी फैक्ट को याद रखिएगा। चलिए, अगला है जीरोप्थेल्मिया आहार से किसकी कमी होता है? देखिए, अगर जीरोप्थेल्मिया की बात किया जाए तो ये किस आहार की कमी से होता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए, विटामिन ए को हमसे क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। इसकी कमी से रतौंधी रोग या जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। और सबसे अच्छा अगर बात किया जाए कि इसका स्रोत क्या होता है, गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है, बात समझे। राइबोफ्लेविन जो है, ये विटामिन के को कहा जाता है, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष ही चली थी? आप हमको बताइएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आपसे बता सकते हैं कि जल में घुलने वाला विटामिन कौन कौन सा है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। केवल 4 वर्ष की बात किया जाए तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये मात्र में 4 वर्ष ही चली थी, 1974 से लेकर 78 तक, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। यहाँ पर क्या हो गया था, सरकार बदल गया था, जिसके कारण से ये पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष ही चल पाया था। और ये पंचवर्षीय योजना जो 5वीं, इसी में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, तो याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? 5वीं में। नई कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती है? देखिए, अगर ये कोशिका की बात किया जाए तो इसी में आपको केंद्रक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिलता है। इसी में अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक चिकनी एक खुरदरी होता है। और खुरदरी जो होता है इस पर राइबोसोम होता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तारक काय भी होता है, याद रखिएगा
रखिएगा आप सभी, बात समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको बता ही दिए, तो ये सभी आपको देखने के लिए मिलता है किसमें, केंद्रक में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो नई कोशिका जो उत्पन्न होता है वो पुरानी कोशिका से ही विभाजित होकर नई कोशिका बनता है, याद रखिएगा आप सभी। जो पुराना कोशिका है वही कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण होता है। तो पहले से मौजूद कोशिका, पुरानी कोशिका का पुनर्जनन या जीवाणु किण्वन से, बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा पहले से मौजूद कोशिका से, याद रखिएगा। जो पहले मौजूद था, पुरानी कोशिका था, वही विभाजित होकर नई कोशिका बनती है, बात समझे। और ये सबसे पहले किसने देखा था, विरचाओ ने देखा था। किसने, विरचाओ ने, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन कैंसर का इलाज नहीं है। रसायन चिकित्सा से होता है, जैविक चिकित्सा से होता है, विकिरण चिकित्सा से होता है, जबकि भौतिक चिकित्सा से आपका कैंसर का इलाज नहीं होता, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। कैंसर का इलाज करने के लिए शल्य चिकित्सा का उपयोग होता है, केमोथेरेपी का उपयोग होता है, रेडियोथेरेपी का होता है और बायोलॉजिकल थेरेपी का उपयोग होता है, जबकि भौतिकी शास्त्र नहीं होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक हैं। तो देखिए ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक हैं आपका चार्ल्स डिकेंस। देखिए आपके सिलेबस में पुस्तक भी दिया गया है पढ़ने के लिए, तो पुस्तक से भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसको आप कंफर्म याद रखिएगा आप सभी, चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा। प्रकाशित कब हुआ था, 1837 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इकोनॉमी का प्रश्न है कि जीएनपी से अगर एनएनपी निकालना है तो निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो इससे हमको हास्य को माइनस करना होता है, याद रखिएगा आप सभी। जो कमी आया है उसको माइनस करना होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। तो देखिए ह्वेनसांग की बात किया जाए तो ये लगभग 630 ईस्वी के अप्रॉक्स में भारत आता है और हर्षवर्धन के समय में आया था। तो याद रखिएगा आप सभी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अशोक मौर्य वंश का ही राजा था, बिंदुसार का पुत्र था, याद रखिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका प्रावधान या किसे सम्मिलित किया गया है। देखिए कल के ही सेशन में आपको बताए हुए थे कि 11वीं अनुसूची जो है यह आपका पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज कार्यक्रम का बात किया गया है। देखिए पंचायती राज की बात किया जाए तो इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसे लागू किया गया था। अधिनियम आया था 1992 में, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कुल 29 विषय पर कार्य करने के लिए दिया गया था, प्लस में महिलाओं को 33% का आरक्षण भी दिया गया था। किसी किसी राज्य में 50% का आरक्षण है महिलाओं को, जैसे बिहार में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। देखिए बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, पंचायत राज्य प्रणाली से, जिसने त्रिस्तरीय पंचायत की व्याख्या किया था। प्लस में अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, उसने 2 स्तरीय पंचायत की बात किया था, मंडल और जिला वाला। जबकि बलवंत राय मेहता ने 3 बात किया था, पहला ग्राम हो जाएगा, उसके बाद प्रखंड, उसके बाद जिला यानी कि मंडल, उसके बाद जिला होगा। अगला है पंचायती राज प्रणाली किस आधार पर आधारित है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, याद रखिएगा आप सभी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो दोनों ऑप्शन इसका एक ही दिया गया है। ये आपका केंद्रीकरण है, ठीक है, केंद्रीकरण पर नहीं होगा, विकेंद्रीकरण पर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। और इसी में कह सकते हैं कि ग्राम स्वराज की धारणा भी प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी ने। तो ग्राम स्वराज की धारणा किसने प्रस्तुत किया, महात्मा गांधी ने। जल के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर 1:8 हो जाएगा, ठीक है। अगर जल में बात किया जाए यानी कि H2O में बात किया जाए तो इसमें हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन का मात्रा 8 होता है। चलिए निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क की बात किया जाए तो इसमें अपना भारत देश शामिल है, पाकिस्तान यानी कि नल्ला शामिल है, ठीक है। उसके बाद इसी में आपका नेपाल भी शामिल है, इसी में आपका भूटान भी शामिल है, ठीक है। जितने भी पड़ोसी देश है सभी शामिल हैं, प्लस में बांग्लादेश भी शामिल है इसमें। इसके अलावा श्रीलंका भी शामिल है जो कि जलीय सीमा साझा करता है।
एक आपका मालदीव भी शामिल है, ये भी जलीय सीमा साझा करता है, और एक आपका अफगानिस्तान शामिल है जो सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ में। तो याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो इतना देश आपका सार्क में शामिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 देश। तो कौन सा नहीं है? तो म्यांमार नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आसानी से बता दिए। अगला है डैश का उपयोग जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आसान प्रश्न है। कहाँ पर है? मनीला में है, जो फिलीपींस में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मनीला। याद रखिएगा आप सभी, फिलीपींस मनीला इसका राइट आंसर होगा। 1966 में स्थापित हुआ था। भारत भी इसका सदस्य है। मनीला में जो आपका एशियाई विकास बैंक है, जिसे एडीबी कहा जाता है, एडीबी के नाम से जानते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्यूरी ताप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए अगर क्यूरी ताप की बात किया जाए तो ये आपका चुंबकत्व से संबंधित है। याद रखिएगा आप सभी, किससे? चुंबकत्व से संबंधित है। बात समझे। देखिए क्यूरी ताप वह तापमान होता है जिस पर कह सकते हैं कि चुंबक पदार्थ जो होता है उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है क्यूरी ताप पर, इसीलिए कहते हैं कि चुंबकत्व से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई थी? देखिए पंचायती राज की बात किया जाए तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में आया हुआ था। इसमें कहा गया था सभी राज्यों को अपने अपने राज्य में पंचायती राज लागू कीजिए, बट सभी राज्य लागू नहीं किया था। पहला राज्य आपका राजस्थान का नागौर जिला बनता है, जो कि 1959 में पहला राज्य बना था जिसने लागू किया था। ठीक है, बात समझे। तो ये आपका अनुच्छेद 40 कहाँ पर है? तो आपको पता है कि ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो ये आपका 51 क में है, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय मिश्रण है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए सजातीय मिश्रण जो पूरा मिल जाए, जैसे पानी में शक्कर का घोल या पानी में नमक का घोल, ये सभी सजातीय मिश्रण होगा। जबकि स्टार्च का विलयन ये सजातीय नहीं है। पानी और छाछ, पानी में अगर छाछ मिलाइएगा छाछ ऊपर हो जाएगा, तो ये सजातीय नहीं होगा। नाले का पानी ये भी सजातीय नहीं होगा। जैसे पानी में रेत, ये भी सजातीय नहीं है। ठीक है, जबकि पानी और शक्कर ये दोनों को घोल दीजिएगा तो पूरा मिल जाएगा, तो ये सजातीय हो गया। अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं? तो देखिए राजस्थान के रावत भाटा वाला क्षेत्र जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, यही आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और इससे पहले सारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कल हम बताए थे। आप हमको बताइएगा कि केंगा जो है ये किस राज्य में पड़ता है। इसके अलावा बताइएगा नरोरा के बारे में। ठीक है, ये किस राज्य में है? 2 आप हमको नीचे कमेंट करके बताइए। कल के सेशन में आपको बताए थे, अगर उस वीडियो को नहीं देखे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर होता है? बिल्कुल सही है कि फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर होता है। क्या फसलों की खेती एग्रोनॉमी में होता है? बिल्कुल। उसके बाद सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर से संबंधित है? नहीं भैया, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर से संबंधित नहीं है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है पता है आप सभी को? इसमें बागवानी खेती किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या बागवानी खेती में जिससे फूल फल सब्जी आदि सभी आते हैं, तो उसी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। सब्जी की खेती जो होता है वो ऑलेरी कल्चर में होता है। किस में होता है? ऑलेरी कल्चर में होता है, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद फलों की खेती पोमोलॉजी। बात समझे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त नहीं है? देखिए राष्ट्रीय पार्टी की बात किया जाए तो कुल अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? एक आपका बीजेपी हो जाएगा, एक आपका आईएनसी हो जाएगा, एक आपका सीपीआई हो जाएगा। ठीक है, सीपीआई हो जाएगा। एक आपका बीएसपी हो जाएगा, बीएसपी हो जाएगा। एक आपका एनसीपी हो जाएगा और एक आपका आप हो जाएगा। ठीक है, आप केजरीवाल वाला। तो इसमें कौन सा नहीं है? शिरोमणि अकाली दल, ये आपका राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये क्षेत्रीय दल है। जबकि भारतीय जनता पार्टी हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। ठीक है, ये सभी आपका राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए अगला है कि वर्गीकरण में विक्टोरिया निम्नलिखित में से किस जगत में शामिल हैं?
देखिए जब वर्गीकरण किया गया था तो इस समय बैक्टीरिया को रखा गया था मोनेरा जगत में, याद रखिएगा आप सभी, कहाँ रखा गया, मोनेरा जगत में। और जितने भी मोनेरा जगत में है ये सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। जितने भी आप सभी का बैक्टीरिया हो गया या मोनेरा जगत में जो भी चीजें हैं वो सारा प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें बैक्टीरिया हो गया, नीला शैवाल हो गया या नीला हरित शैवाल हो गया, ये सभी आपका क्या है, मोनेरा जगत का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। देखिए पुरस्कार से भी आपके पेपर में प्रश्न आएगा, तो हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर को हमसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कवि कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। और इसकी रचना कौन सी थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी के लिए, याद रखिएगा आप सभी। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और कब मिला था, 1972 में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दो युग्मक के विलय से एक कोशिका संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। दो युग्मक के विलय से एक कोशिका संरचना का जो निर्माण होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, युग्मनज कहा जाता है, यानी कि जाइगोट्स कहते हैं इसको, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको, युग्मनज, या इसे जाइगोट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जाइगोट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से भ्रूणीय विकास होता है। देखिए सबसे पहले युग्मनज से आपका भ्रूण बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। भ्रूण से आपका भ्रूणीय विकास के बाद शिशु आपका बनता है, बात समझे। पहले युग्मनज, उसके बाद भ्रूण, उसके बाद फिर शिशु बनता है। अगला है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है। आसान प्रश्न है, कुनो वाला मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ से 2022 में अफ्रीका से चीता लाकर रखा गया था कुनो वाला में, तो ये आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को हम सिर्फ वनों का प्रदेश कहते हैं या सोया प्रदेश कहते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से प्राप्त होते हैं। तो देखिए अगर विभिन्न तत्व को अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, ठीक है, तो इससे जो हमें प्राप्त होगा उसे हम सभी क्या कहेंगे, तो इसे यौगिक कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। एक निश्चित अनुपात में, मान लेते हैं कि पानी में 2 रेशियो लिए और यहां पर कह सकते हैं कि 4 रेशियो आपका कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ले लिए, तो एक निश्चित अनुपात में जो मिला रहे उसे यौगिक कहा जाता है। और कोई निश्चित अनुपात नहीं रहेगा उसको मिश्रण कह देंगे हम सभी। ठीक है, अगला है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज डैश परियोजना का हिस्सा है। तो देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला एक स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये किस परियोजना का हिस्सा है, तो याद रखिएगा भारतमाला परियोजना का हिस्सा हो जाएगा। तो ये भारतमाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए कल के सेशन में आपको बताए थे अनवीकरणीय ऊर्जा, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नाभिकीय रिएक्टर जो है ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जबकि नवीकरणीय की बात किया जाए तो सौर ऊर्जा, याद रखिएगा सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा नहीं, वायु ऊर्जा या जल ऊर्जा ये सभी आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बात समझे। ये सभी किसका उदाहरण था, नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण था। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है, नवीकरणीय। जबकि अनवीकरणीय की बात किया जाए तो इसमें आपका कोयला हो जाएगा जो आने वाला भविष्य में खत्म हो जाएगा, प्लस में ये प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा फैलाता है। पेट्रोलियम हो गया या परमाणु ईंधन हो गया, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि यूरेनियम की बात किया जाए तो ये सभी, या नाभिकीय रिएक्टर की बात किया जाए तो ये सभी आपका अनवीकरणीय है। जबकि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा ये सभी आपका नवीकरणीय है। नाइट्रोजन गैस के अणु निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए नाइट्रोजन गैस अणु की बात किया जाए, नाइट्रोजन को N2 से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका त्रिसंयोजी होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है, त्रिसंयोजी होता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। देखिए नाइट्रोजन का सिंबल क्या था, N था, इसमें त्रिसंयोजी होता है, याद रखिएगा आप सभी, त्रिसंयोजी अबंध होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने के नॉन स्टिक बर्तन डैश से लेपित होता है। तो देखिए खाना पकाने वाला नॉन स्टिक बर्तन जो होता है ये किससे लेपित होता है, तो याद रखिएगा आप सभी, टेफ्लॉन से। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, किससे, टेफ्लॉन से होता है।
और इसमें तेल और भोजन चिपकता नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है यज्ञशाला में कौन सा समास है। यहाँ पर हिंदी से प्रश्न आपका शुरू हुआ है। सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए क्या होता है। यहाँ पर अगर समास विग्रह कीजिएगा तो ये होगा यज्ञ के लिए शाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, यज्ञ के लिए शाला होगा। तो यज्ञ के लिए शाला, तो ये यहाँ पर क्या आया हुआ है, कारक विभक्ति आया हुआ है। और आपको क्या बताए थे कि जितने भी कारक विभक्ति है वो कहाँ यूज होता है, तत्पुरुष समास में होता है, याद रखिएगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, याद रखिएगा आपसे, और प्रथम पद गौण होता है जिसका कोई महत्व नहीं होता है। या सिंपल भाषा में समझिए कि जो भी कारक विभक्ति है वो आपका तत्पुरुष समास में आपका आता है, याद रखिएगा आप सभी। यही होगा समास, आपको विग्रह करना पड़ेगा, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। देखिए अगर विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे हमसे क्या कहते हैं, उसे प्रविविशेषण कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। क्या कहते हैं, प्रविविशेषण कहते हैं। जैसे कहते हैं कि बहुत ही सुंदर, याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर है। देखिए ये जो आप बहुत शब्द देख रहे हैं और ये सुंदर, सुंदर तो अपने आप में क्या है, ये विशेषण शब्द है, ठीक है, विशेषण शब्द है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरता की बात किया गया है। जो विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण ये सुंदर शब्द हो गया, और इसकी भी विशेषता क्या है कि ये बहुत ही सुंदर है, ठीक है, तो उसे प्रविविशेषण कहा जाता है। बात समझे आप सभी। यह अत्यंत अच्छा, अच्छा विशेषण शब्द है, पर अत्यंत अच्छा वो क्या हो गया, विशेषण की भी विशेषता बता रहे कि वो अत्यंत अच्छा है, तो ये क्या होगा, प्रविशेषण हो जाएगा या प्रविविशेषण होगा। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाचक है। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा सेम टू सेम, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए भाववाचक क्या होता है, जैसे हमसे चला नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, जहाँ भाव प्रकट किया जाए, जो अदृश्य हो, जो दिखाई नहीं देता हो, जिसे हम प्लेट में नहीं परोस सकते। तो राम से चला नहीं जाता, राम से उठा नहीं जाता, राम से रहा नहीं जाता, ये उसके भाव को प्रकट कर रहे हैं हम सभी कि राम से ये काम नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, भाववाचक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जीवन की चंचल सरिता में फेंकती नैया मन की जाती, उपयुक्त में से अलंकार बताइए। तो यहाँ जीवन की जो चंचल सरिता है ये किस रूप में मानी जाती है, फेंकती नैया के रूप में मानी जाती है। तो आपको हम क्या बताए थे कि अगर किसी भी चीज को किसी के रूप में अगर बताया जाए, ठीक है, किसी चीज को किसी रूप में बताया जाए या प्रकट किया जाए, वहां पर आपका रूपक अलंकार होगा। जैसे कह सकते हैं कि हमारा मुख चंद्रमा के समान है, तो हमारा मुख किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार में रूपक अलंकार होता है। यानी कह सकते हैं कि किसी के सामान्य बता दिया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल में समझिएगा, आराम से समझ जाइएगा कि रूपक अलंकार क्या होता है। जैसे मेरा मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है, तो मेरा मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है, तो किस रूप में बता रहे, चंद्रमा के रूप में बता रहे अपना मुख को, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जैसे एक समझिएगा कि मैया मैं तो खिलौना चंद्रमा के तरह लियो, तो यहाँ पर खिलौना को किसकी तरह बताया जा रहा है, चंद्रमा की तरह बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। यानी कि किसी के समान अगर बताया जाए या किसी के रूप में बताया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होगा। या उपमेय में उपमान का भेद हो जाए, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि उपमेय जो होता है जिसकी तुलना हो रही हो, और उपमान जो होता है जिससे तुलना हो रही हो, ठीक है, तो उपमेय और उपमान की प्रधानता भी देखने के लिए मिलता है रूपक अलंकार में। या कह सकते हैं कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान की भी प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु आदि शब्द का प्रयोग, ये सभी पहचानने का एक ट्रिक है अलंकार को, जो एक अलंकार आराम से पहचान सकते हैं। वो कौन सा अलंकार है पता है आप सभी को, ये शब्द किस में बताए थे, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यहाँ कौन सा शब्द शक्ति होगा। एक दुबला पतला लड़का है और इसको हम क्या कह रहे हैं, दारा सिंह की तरह कह रहे हैं, या दारा सिंह उसको मान रहे थे, यहाँ पर कौन सा शक्ति होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। जहां पर भी छिपा हुआ अर्थ प्रकट किया जाए, दुबला पतला लड़का को क्या माना जा रहा है, दारा सिंह माना जा रहा है, यानी कि यहाँ पर छुपा हुआ अर्थ को प्रकट किया जा रहा है, ठीक है। एक दुबला पतला लड़का है और उसको दारा सिंह बनाया जा रहा है या दारा सिंह मान लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति होगा। देखिए शब्द शक्ति की भेद की बात किया जाए, इसका 3 भेद होता है।
एक होता है आपका अभिधा, याद रखिएगा आप सभी, अभिधा शक्ति, एक होता है लक्षणा शक्ति, और एक होता है आपका लक्षणा होता है, और एक आपका व्यंजना होता है। कि अगर व्यंजना शब्द शक्ति की बात किया जाए तो इसमें सीधे ना कहकर एक संकेत के रूप में कहा जाता है। जैसे दुबला पतला लड़का को क्या माना गया है, दारा सिंह माना गया है, तो एक संकेत किया गया है। बात समझे। अगला है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए, अगर उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम सभी विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सभी विधेय के रूप में जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, विशेषण किसी भी चीज की विशेषता बताता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पाछे लगता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है। बात समझे। अगला है निम्नलिखित वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ पर आया हुआ है ज और एक आया हुआ है स या वह आया हुआ है। तो जहां पर भी ज और स शब्द देखने के लिए मिले, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट संबंध की बात किया गया, तो संबंधवाचक होगा। प्रश्नवाचक में किसी से प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन था, वो कौन व्यक्ति आया था, ये प्रश्नवाचक होगा। निश्चयवाचक में क्या होता है? किसी भी निश्चित चीजों का बोध होता है। जैसे कह सकते हैं कि यह एक पेन है, तो ये निश्चित है कि ये एक पेन ही है। और निजवाचक में क्या होता है? यहाँ कह सकते हैं कि निजी चीज का बोध होता है। जैसे कह सकते हैं कि ये मेरा घर है, ये निजी चीज है, ठीक है, ये मेरा द्वार है या मेरा बुक है, ये निजी चीज की बात यहाँ पर किया गया है, तो निजवाचक होगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। ये वाला आपका अशुद्ध है कि सभा में धर्म भरत भीड़ जमा थी, ये आपका गलत शब्द है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सही क्या होगा? तो इसको आप सही कर लीजिएगा कि सभा में धर्म भरपूर, याद रखिएगा, भरपूर भीड़ जमा थी। क्या थी? सॉरी, भीड़ जमा थी, ना कि भरत जमा थी। सभा में धर्म भरपूर भीड़ जमा थी, तो ये सही होगा, आंसर शुद्ध होगा, ना कि भरत जमा थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि मुख कमल में कौन सा समास है? देखिए, यहाँ पर जो मुख देख रहे हैं ये किसके समान है? कमल के समान है, याद रखिएगा। तो यहाँ डायरेक्ट उपमेय में उपमान का सीधा संबंध बताया गया है कि मुख किसके समान है? कमल के समान है। तो जहाँ पर भी उपमेय उपमान का सीधा संबंध हो या जहाँ पर विशेष या विशेषण की बात किया जाए, वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? देखिए, अब यही बहु समास का पहला पद प्रधान होता है या इसमें उपसर्ग शब्द लगा रहता है आगे में, जैसे कि आ हो गया या प्र हो गया या अब हो गया, ये सभी उपसर्ग शब्द हैं। कौन सा बहुब्रीहि समास होगा? क्या निश्चित दिन बहुब्रीहि समास है? नहीं। तब त्रिभुवन नहीं होगा, संख्या है यहाँ पे, पुरुष सिंह नहीं होगा, यहाँ पर नीलकंठ होगा। देखिए, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? ये अपना पद को छोड़कर किसी तीसरे पद को बताता है। जैसे कह सकते हैं कि लंबा है जिसका उदर, अर्थात क्या होता है? गणेश होता है, तो बहुब्रीहि समास होगा। जैसे कह सकते हैं कि दशानंद, 10 आनंद है जिसका, अर्थात रावण होता है। उसी प्रकार से नीलकंठ किसका होता है? नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? शिव होता है, ठीक है। नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? शिव होता है। तो यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है नीलकंठ, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, ध्यान दीजिएगा। या कह सकते हैं कि नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव हो जाएगा। बात समझे। तो चलिए आज कितना ही। आज के सेशन में कुल आपको 52 प्रश्न कंप्लीट करवाएं, जो अति महत्वपूर्ण सारे प्रश्न था। आज का ये पेपर कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार का क्लास करने के लिए आपसे चैनल से जुड़ जाइएगा। इससे पहले एक सेट हो चुका है। जो भी बच्चे एप्लीकेशन से क्लास ज्वाइन नहीं किए, जाके ज्वाइन करके तैयारी कीजिए। परफेक्ट तैयारी करवा रहे हैं, थ्योरी क्लास चल रहा है, तो ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम सारा चीज का प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।